नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। यह है हमारा एक धारावाहिक जो काफ़ी दिनों से चल रहा है। ये 14वां अंक इसका जो मैं पेश करने जा रहा हूं आपके सामने, रहस्य कथा, जिसे लिखा है भारत के प्रसिद्ध यंत्र तंत्र मंत्र विशेषज्ञ लेखक श्री अरुण शर्मा जी ने। ये जो रहस्य कथा के अलग अलग भाग या अलग अलग कहानियां हैं जो हम लगातार 13 अंकों में हमने पेश किया है, प्रस्तुत किया है। ये 14वां अंक है जो हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसका ये सब अलग अलग उनके जीवन से जुड़ी वास्तविक घटनाओं पर आधारित कथाएं हैं। जो अगला अंक है जो आज प्रस्तुत कर रहा हूं वो है एक अविश्वसनीय रहस्य। स्वतंत्रता संग्राम के समय की एक अछूती, अविश्वसनीय, क्रूर कथा। याद रखिए, क्रूर कथा। फ्रंटियर मेल प्रथम श्रेणी का कंपार्टमेंट। घने कोहरे में डूबी हुई जाड़े की सिहरन भरी अंधेरी रात, और उस अंधेरी रात को चीरती हुई मेल तीव्र गति से भागी जा रही है। अपनी बर्थ पर कंबल ओढ़े लेटे हुए कोई पत्रिका पढ़ रहा था मैं। एकाएक मेल की गति धीमे होने लगी। शायद कोई स्टेशन आने वाला था। रेडियम टच कलाई घड़ी की ओर देखा तो समय था 9:35। रतलाम। चींची की आवाज़ करती हुई लंबे चौड़े प्लेटफॉर्म पर मेल रुकी और थोड़ी देर के बाद कंपार्टमेंट का भारी भरकम दरवाज़ा खुला और हाथ में पुराने ज़माने की अटैची लटकाए एक वृद्ध सज्जन भीतर घुसे। उनके पीछे पीछे चला आया सिर पर लादे होलडाल एक कुली भी। खखार कर गला साफ करते हुए वृद्ध सज्जन बोले, ठीक से देखकर बतलाओ, यही कंपार्टमेंट है ना? मेरे सामने वाले बर्थ पर होलडाल पटक कर कुली बोला, हाँ साहब, यही है, नंबर मिला लीजिए। कुली को पैसा थमाकर मेरी ओर चश्मे के मोटे लेंस के भीतर से घूरते हुए देखा उन्होंने एक बार, और फिर अपनी अटैची खोलकर होलडाल देखने लगे। फिर होलडाल भी उन्होंने खोल दिया। होलडाल भी पुराने जमाने का था, मेला कुचेला, जिसके खुलते ही तंबाकू जैसी सड़ी गली दुर्गंध फैल गई कंपार्टमेंट में। अब तक ट्रेन ने स्टेशन छोड़कर अपनी गति पकड़ ली थी। मैंने अपनी सरहाने वाली खिड़की खोली और 4-5 बार लंबी लंबी सांसें ली। वृद्ध सज्जन बिस्तर बिछाकर इत्मीनान से बैठ गए और फिर खिड़की से बाहर देखने लगे, घोर अंधकार की ओर। कंपार्टमेंट में फैला मौन सन्नाटा। मेरी आंखें वृद्ध सज्जन के व्यक्तित्व को नाप तोल रही थी इत्मीनान से। सफेद खादी का कुर्ता पजामा और खादी की ही बदरंग बंडी, कलाई में एक प्रकार से झूलती हुई पुरानी सैंडो घड़ी, गले से थोड़ा बाहर निकला जनेऊ, शायद भूल गए थे लघुशंका की निवृत्ति के बाद उसे भीतर करना। आपस में उलझे हुए सन जैसे सिर के सफ़ेद बाल, छोटी छोटी दाढ़ी, मोटे लेंस के भीतर से चिपचिपाती छोटी छोटी आंखें। उम्र यही होगी करीब 80 वर्ष की, लेकिन शरीर की कदकाठी से उम्र का इतना अनुमान लगाना कठिन था। एक ही स्थान पर रहकर दो व्यक्ति, और वह भी एक दूसरे से अपरिचित, कब तक मौन रहकर एक दूसरे को देखते रह सकते थे? आखिर बातचीत का सिलसिला शुरू हो ही गया। वृद्ध सज्जन का नाम था गणेश पाल। पश्चिम बंगाल के निवासी थे और आईजी पुलिस पद से इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इस पद से 15 वर्ष पूर्व रिटायर हुए थे महाशय। लेकिन पुलिस का रोब अभी भी उनके चेहरे पर चिपका हुआ था। और जब गणेश पाल को मेरे विषय में ज्ञात हुआ तो उनकी आंखों में चमक आ गई और हाथ मिलाते हुए
रौबदार अंदाज में बोले, मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि आपसे इस प्रकार अचानक भेंट होगी। कालीमठ में हुए मर्डर केस की जांच के सिलसिले में जब आप बंगाल के डीआईजी मिस्टर घोष के साथ पत्रकार के रूप में आसाम गए थे, उसी समय से मैं आपके नाम से परिचित हूँ। हे माँ, कैसा था वो मामला भी। मैंने भी कभी ये नहीं सोचा था कि बंगाल के भूतपूर्व आईजी मिस्टर गणेश पाल से इस प्रकार ट्रेन में मुलाकात होगी। हाथ छुड़ाते हुए विनम्र स्वर में मैंने कहा, उस मर्डर केस के संबंध में जब मिस्टर घोष ने मेरी राय जाननी चाहिए तो मैंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया था कि मानव कल्पना से परे है यह मामला, केस फाइल कर दिया जाए। जरा आप ही गहराई से सोचें। काली घर का छोटा सा मजबूत दरवाजा भीतर से बंद था और बाहर से भी पुलिस ने बंद करके सील मोहर लगा दी थी और इसके अतिरिक्त पहरे पर 4 सिपाही भी तैनात किए गए थे। ऐसी स्थिति में मां काली के सामने युवा सन्यासी का कटा हुआ सिर और धड़ कैसे मिला? किस रास्ते से मंदिर के भीतर गया युवा सन्यासी और अपनी बलि भी दे दी? सोचने की बात है। मैं थोड़ा रुका और सिगरेट जलाकर मैंने 3-4 कश लिए। रात के 11 बज चुके थे। फ्रंटियर मेल 80 मील प्रति घंटे के हिसाब से भागती चली जा रही थी गंतव्य की ओर। सिगरेट खत्म कर मैंने आगे बोलना शुरू किया। पाल बाबू, आप इस तथ्य पर विचार कीजिए। कालीमठ से सैकड़ों दूर हावड़ा के एक थाने के हवालात में कई सिपाहियों की निगरानी में बंद और 10 दिन तक बिना अन्न जल ग्रहण किए स्वामी श्रद्धानंद एक रात कैसे दिखलाई दिए मठ में पहरे पर तैनात इंस्पेक्टर को, जबकि हवालात का ताला बंद था और पहरे पर सिपाही भी थे? इसे आप क्या कहेंगे? मेरी बात सुनकर सहमे पाल बाबू और थोड़ा चिहुक कर बोले, भाई शर्मा जी, इस सबको तो दैवी चमत्कार ही कहा जाएगा। नहीं नहीं पाल बाबू, दैवी चमत्कार नहीं, योग का चमत्कार कहिए, मैंने कहा। यह सुनकर दंग रह गए पाल बाबू। अपनी पुलिसिया बुद्धि व्यर्थ प्रतीत होने लगी उनको। कुछ सोचते हुए बोले, शर्मा जी, पुलिस लाइफ में मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही एक अविश्वसनीय और विचित्र घटना घटी थी। क्या उसका रहस्य सुलझा पाएंगे आप? मैंने कहा, कहिए। सिगरेट का कश मैंने लिया। शांत भाव से पाल बाबू ने कहना शुरू किया। सन 1939 में ट्रेनिंग के बाद पुलिस में इंस्पेक्टर पद पर मेरी नियुक्ति हुई और वो भी बंगाल क्राइम ब्रांच में। उस समय बंगाल में स्वाधीनता आंदोलन अपना उग्र रूप धारण कर रहा था। उस समय शांतिपुर में था मैं। एक बार पुलिस बैरक में पुलिस फोर्स में असंतोष फैलने के कारण काफ़ी खलबली मच गई। 2 राइफल चुरा ली गई। सार्जेंट मेजर टॉम ने जांच का आदेश दिया। उस दिन रात में मैंने बैरक की स्थिति, फोर्स में असंतोष के कारण एक रिपोर्ट तैयार की और दूसरे दिन पूछताछ के दौरान मैंने अपनी रिपोर्ट हिम्मत करके थमा दी मिस्टर टॉम को। अपने ज़माने के बड़े ही बिगड़ैल और गर्म मिजाज पुलिस अफसर थे टॉम साहब। तीसरे ही दिन मुझे हेडक्वार्टर जाने का आदेश मिला। मैं तो शर्मा जी घबरा गया था कि कहीं मेरी नौकरी तो नहीं चली जाएगी। वहाँ सुपर साहब दयानंद मुखोपाध्याय ने मुझसे मेरी पारिवारिक स्थिति के बारे में पूछताछ की। टॉम साहब भी वहाँ मौजूद थे। अंत में मुझसे कहा गया कि मेरी पदोन्नति करके मुझे इंटेलिजेंस विभाग में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। 1 साल तक मैंने ब्रिटिश पुलिस के खुफिया कार्य का प्रशिक्षण लिया। बाद में मुझे मिदनापुर भेज दिया गया। क्रांतिकारी दल में सोर्स यानी मुखबिर बनाने का काम मुझे दिया गया। यही मेरा मुख्य कार्य बन गया। मैंने दक्षता के साथ इस मिशन में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। सन 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन बंगाल में जोर पकड़ता जा रहा था। खासकर मिदनापुर जिले का ताल्लुक अंचल इस आंदोलन से राष्ट्रीय सरकार का गठन हुआ, जिसकी एक भूमिगत सेना बनी, जिसका नाम रखा गया विद्युत वाहिनी। एक और क्रांतिकारी संगठन अनुशीलन समिति पहले से ही सक्रिय थी, जिसके कुछ सदस्यों ने विद्युत वाहिनी से मिलकर क्रांति कार्रवाई करना
प्रारंभ कर दिया था। उनमें श्यामल वेरा और रामाशीष बनर्जी ने तो पुलिस के नाक में दम कर रखा था। 18 फरवरी 1943 का वो दिन था जिस दिन एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी और 2 बंगाली पुलिस वालों की हत्या कर दी गई। मुखबिर से मुझे खबर मिली कि यह काम श्यामल वेरा का था। संगठन और जनता में श्यामल वेरा श्रद्धा के पात्र थे, परंतु कोलकाता से निर्देश आ गया कि जैसे भी हो श्यामल वेरा को जिंदा पकड़ना होगा। खुफिया विभाग की एक गुप्त मीटिंग हुई। एक अंग्रेज पुलिस अफसर ने मुझको, जिनको मैं पहचानता नहीं था, उन्होंने मुझसे जाते समय कहा, पॉल, किल द बास्टर्ड वेरा, आई विल रिवॉर्ड यू। शर्मा जी, आप बोर तो नहीं हो रहे ना? गणेश पाल ने कहा। नॉट एट ऑल पॉल बाबू, देश के स्वाधीनता आंदोलन के इस अलिखित इतिहास को भला कौन नहीं सुनना चाहेगा। प्लीज आप कहिए। मैं एक नई सिगरेट सुलगाने लगा। बात करते करते शायद पाल बाबू को प्यास लगी थी। उन्होंने बोतल से लेकर एक गिलास पानी पिया। आप बीती सुनाते समय मनुष्य प्रायः जज्बाती हो जाता है, और यही कारण था कि पाल बाबू खिड़की के पास खिसक आए और उसे खोलकर मुक्त हवा को सांस में भरकर वे पुनः अपने स्थान पर बैठ गए। हाँ तो शर्मा जी, उन दिनों मेरा मस्तिष्क और हृदय पूरी तरह ब्रिटिश राज्य के प्रति समर्पित था। मैंने भी मन में प्रतिज्ञा की कि श्यामल वेरा पुलिस के हाथ से तुम बच नहीं सकते। काश उस समय मैं मुजरिम और देशभक्त में फर्क महसूस कर सकता, पर कर नहीं पाया। उन मुखबिरों से मुझे सूचना मिली कि श्यामल वेरा ताल्लुक छोड़कर भाग गया है। तमलुक छोड़कर भाग गया है, मगर कहाँ? उन दिनों फोटोग्राफी का चलन आज जैसा नहीं था। अमीर और शौकीन लोग ही फोटो खिंचवाते थे, इसलिए श्यामल दा की फोटो उपलब्ध नहीं हो सकी। परंतु श्यामल दा की आकृति और शारीरिक गठन की जानकारी मुझे मिल गई थी। उन दिनों अनुशीलन समिति का एक क्रांतिकारी कृष्णनगर जेल में बंद था। वो सजा काट रहा था। बढ़ती उम्र की बोझ से वो जैसे जीवन से त्रस्त होकर अपना अस्तित्व पूरी तरह खो चुका था। मैं उसे अच्छी तरह जानता था, इसलिए जेल में उससे मिला। मुझे देखता ही वो भय से चौंक उठा। जेलर ने मुझसे पहले ही कहा था कि 2 सप्ताह बाद इसकी रिहाई होने वाली है, इसलिए मैंने उससे कहा कि यदि उसने श्यामल दा के बारे में मुझे नहीं बतलाया तो उसे फिर से जेल भेज दिया जाएगा। डर गया बेचारा। केवल एक ही स्थान का पता बतलाया उसने, जहां श्यामल दा गोला बारूद बंदूक का संग्रह करते थे। वो वर्धमान जिले में बेमारी नामक गांव में सत्येंद्र बागची का घर था। पेशे से शिक्षक थे सत्येंद्र बागची। रात में छापा मारा गया। शिक्षक महोदय तो मिले नहीं, लेकिन श्यामल दा सो रहे थे। घर से भारी मात्रा में गोला बारूद अस्त्र शस्त्र बरामद हुए। श्यामल दा को गिरफ्तार कर लिया गया। मैं अपनी सफलता पर फूला नहीं समा रहा था। वायरलेस से कोलकाता मुख्यालय को सूचना भेज दी गई। वर्धमान थाने में उस दिन श्यामल दा को आराम करने दिया गया। दूसरे दिन श्यामल दा ने उनके गुप्त ठिकानों और साथी क्रांतिकारियों के नाम उजागर करने के लिए उनसे सवेरे सवेरे पूछताछ शुरू हो गई। उन्हें क्रूर तरीके से यातनाएं दी जाने लगी। 3rd डिग्री के उस अत्याचार को मैं भी सहन नहीं कर पा रहा था, पर धन्य थे श्यामल दा भी। उनकी एक आंख नष्ट हो गई थी, हाथ पैरों के जोड़ तोड़ दिए गए थे। अंत में कंबल धुलाई की गई, सारा शरीर कंबल से बांध दिया गया और फिर 3-4 सिपाही उन पर लाठियां बरसाने लगे। श्यामल दा की आयु 40 के लगभग थी। वे अविवाहित थे, शिक्षित भी थे, परिवार में अकेले थे। 16 वर्ष की आयु में ही वो अनुशीलन समिति के सदस्य बन गए थे। अचानक मैंने देखा कि उनका सारा शरीर शिथिल हो गया। प्रहार रोक दिया गया। श्यामल दा की सांस भी रुक गई। उनको तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनको मृत घोषित कर दिया। थानेदार ने रपट लिखवाई कि मृतक के घायल शरीर को किसी निर्जन स्थान पर पाया गया था। अंग्रेजों की हुकूमत थी। पोस्टमार्टम दिखावे का हुआ और उनकी लाश को मुर्दाघर भेज दिया गया। मैंने थाने जाकर एक टेलीग्राफिक मैसेज बनाया और तुरंत कोलकाता भेज दिया, जिसका जवाब उसी शाम को मेरे नाम
मुझे मिल गया। खुफिया मुख्यालय के सुपर ने लिखा था, श्यामल वेरा की लाश पर तब तक पहरा रखो जब तक कि हमारे प्रधान सैमुअल साहब स्वयं मुआयना न कर ले। मुख्यालय का आदेश था, पालन तो करना ही था। थानेदार ने मेरे साथ एक सिपाही को पहरे पर रहने का आदेश दिया। हम दोनों खाना खाकर अस्पताल की ओर चल पड़े। चीफ मेडिकल ऑफिसर से पहले ही अनुमति ले ली गई थी। 4 बड़े बड़े कमरों वाले मुर्दा घर के प्रवेश द्वार के बाएं वाले कमरे में चीरफाड़ की जाती थी, यानी पोस्टमार्टम वही होता था। बीच वाला कमरा काफी लंबा चौड़ा था, जो कांच की दीवार से घिरा हुआ था। बीच में चैनल जड़े थे लकड़ी के, और एक और खुलने वाला दरवाजा भी था, वो भी कांच का था। अंदर 3 लाशें रखी हुई थी, जिसमें एक श्यामलदा की थी। उसी के साथ इलियास कंपनी ने शहर के गिने चुने घरों तथा सरकारी कार्यालयों में बिजली सप्लाई की व्यवस्था की थी। मुर्दाघर में एक 25 पावर का बल्ब जल रहा था, जिसका हल्का पीला प्रकाश मुर्दाघर के मटमैले दीवार पर चिपका हुआ दिख रहा था। हमने 2 कुर्सियां मंगवाई और उस कांच के दरवाजे के बाहर पहरे पर बैठ गए। अचानक से आकाश में काले भूरे बादल घिरने लगे और थोड़ी देर बाद झमझम कर होने लगी बारिश। बादलों की गरज और चमकती हुई बार बार बिजली और उसी के साथ हवा का तूफानी सिलसिला। थोड़ी देर बाद कड़कड़ाती हुई बिजली चमकी और उसी के साथ जोर पकड़ लिया बारिश ने। अब क्या होगा? मैं उठकर खड़ा हो गया और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाया। मेरा साथी पहरेदार अपनी कुर्सी पर ही लुढ़क गया था। मुर्दाघर का रखवाला भी शराब पीकर खर्राटे भर रहा था। मैं अपना सिर झुकाए सोच रहा था कि कलकत्ता से साहब लोग कल 10 बजे से पहले तक तो पहुंच पाएंगे नहीं। 12 बजे के बाद ही छुट्टी मिल पाएगी। कुछ देर बाद झुकी हुई कमर को सीधा किया, अंगड़ाई ली। अचानक मेरा तो सिर घूम गया मुर्दा खाने के भीतर की तरफ। हे भगवान, ये क्या? चौंक कर खड़ा हो गया था मैं। मेरा सारा शरीर डर से कांपने लगा था। भय, विस्मय और आश्चर्य के मिले जुले भाव से विजड़ित हो गया था मेरा मन। श्यामल वेरा चादर हटाकर अपने स्थान से धीरे धीरे उठ रहा था। उसके काले पड़े शरीर पर कपड़े का एक टुकड़ा भी नहीं था। पूरी तरह नग्न अवस्था में था वो। श्यामल वेरा का स्याह शरीर सिर झुकाए दरवाजे की ओर धीरे धीरे चलकर आ रहा था। अपनी जगह पर विमूढ़ सा खड़ा था मैं। मेरी पुलिसिया बुद्धि बेकार हो चुकी थी। शीशे का लंबा चौड़ा बंद दरवाजा भी बंधक न था, बाधक नहीं था। श्यामल वेरा का पूरा शरीर दरवाजा लांघकर बाहर निकल आया, उसी तरह सिर झुकाए हुए। बंद दरवाजा वैसे ही बंद रहा शीशे का। बड़ा ही अद्भुत, रोमांचकारी और अविश्वसनीय दृश्य था वो। इसमें कोई संदेह नहीं। क्या कहेंगे इसको आप? कुछ क्षणों के लिए मैं अपने आप में नहीं रहा। पाषाणवत, जड़वत कह सकते हैं आप। ये कैसे संभव है? मुर्दा व्यक्ति जीवित होकर चल रहा हो। सब संभव है, मैंने कंबल ठीक करते हुए धीरे से कहा। मेरी बात सुनकर पाल बाबू चौंक पड़े, लेकिन बोले कुछ नहीं। हाँ, उन्होंने अपनी कथा जारी रखी। अब तक श्यामल वेरा का मुर्दा मेन गेट के बाहर निकलकर पानी में भीगता हुआ आगे बढ़ रहा था। लगा जैसे अंधेरे में खो जाएगा, और तभी बिजली चमकी और मैंने अपनी मानसिक स्थिति ठीक की और रिवॉल्वर निकालकर फायर कर दिया। निशाना ठीक था। गोली लगते ही श्यामल वेरा का मुर्दा शरीर छाती के बल गीली जमीन पर गिर पड़ा। गोली की आवाज सुनकर पहरेदार सिपाही जाग उठा। कभी मेरी ओर तो कभी श्यामल वेरा के मुर्दे की ओर मुंह बाएं देखने लगा वो। उसका सारा शरीर भय से कांप रहा था उस समय। दूसरे दिन सैमुअल साहब 2 खुफिया अधिकारियों को लेकर वहां पहुंचे। पानी बंद हो चुका था, आकाश साफ था। श्यामल वेरा की लाश थोड़ी दूर कीचड़ में पड़ी थी, जहां गोली लगी थी।
उस जगह से पानी रिस रहा था, खून की एक बूंद भी नहीं थी। थानेदार ने जैसे ही मेरा परिचय कराया, सैमुअल साहब ने मेरी पीठ ठोकी और शाबाशी दी और लाश को जाकर देखा, जांच पड़ताल की। अचानक सैमुअल साहब ने थानेदार से पूछा, इसे तो गोली मारी गई है। थानेदार ने कहा, नो सर। इस पर आश्चर्य की मुद्रा में उन्होंने कहा, यह लाश बाहर कैसे आई और गोली किसने मारी? अब थी मेरी बारी। मैंने ठंडे दिमाग से रात की पूरी घटना का वर्णन कर दिया। उन्होंने सब कुछ ध्यान से सुना और अंत में कहा, इम्पॉसिबल। मेरे साथी ने मेरी बात का समर्थन किया। मैंने उन्हें अपने रिवॉल्वर की मैगजीन भी दिखाई। श्यामलदा की पीठ पर गोली लगने के कारण छेद भी पाया गया। सैमुअल साहब और उनके साथी मौन होकर सोचने लगे। सैमुअल साहब ने फिर मुझसे पूछा, जो मैं कुछ बोल रहा हूं क्या वो सच है? मैंने उत्तर दिया, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है सर। यह सुनकर झटके से सिर हिलाकर उन्होंने कहा, मैं विश्वास नहीं करता हूं। फिर घूमकर उन्होंने थानेदार से कहा, पॉल से एक रिपोर्ट लिखवा लो कि विद्रोहियों के साथ मुठभेड़ में अपने को बचाने के लिए उसे गोली मारनी पड़ी। बैलिस्टिक रिपोर्ट भी उसी तरह बन जानी चाहिए। मुझे 500 रुपए के नकद इनाम की राशि भी दी गई और मेरी पदोन्नति भी की गई। शर्मा जी, पाल महाशय थोड़ा रुककर आगे बोले, मेरी ये कथा यही समाप्त होती है। सच पूछा जाए तो ये कहानी नहीं, हकीकत है। आज मैं लगभग 80 वर्ष का वृद्ध हूं, फिर भी इस घटना को भूल नहीं सका हूं। आप पहले व्यक्ति हैं जिन्हें मैंने अपनी यह अविश्वसनीय कथा सुनाई है। हाँ, मैं भूल ही गया था कि इसके पहले इस कथा का कुछ महत्वपूर्ण अंश एक महात्मा जी को अवश्य सुनाया गया था। वो महात्मा जी एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने कहा, सब कुछ भूल जाओ, मन को शांत रखो, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाओ। लेकिन मैं भूलूं कैसे? काफी कोशिश करता हूं, फिर भी भुलाए नहीं भूलता श्यामलदा का विवर्ण चेहरा। लगता है श्यामलदा की आत्मा किसी न किसी रूप में और कभी न कभी अपना प्रतिशोध मुझसे अवश्य लेगी। मेरी बड़ी बेटी के दामाद परिमल बाबू मनोचिकित्सक हैं। उनका कहना है कि यह केस फोबिया या अति भय का है, जिसका कारण मेरा समस्याग्रस्त अचेतन मन है। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने श्यामल वेरा पर कर्तव्य पालन के लिए गोली चलाई तब तक तो सब ठीक था, परंतु जैसे ही मुझे विश्वास हो गया कि श्यामल वेरा देशभक्त थे, वे कोई और चोर बदमाश नहीं थे, मुझमें पाप बोध जागृत हो गया। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझसे घोर अपराध हो गया। इसलिए मेरे अचेतन मन में ये भय बैठ गया कि श्यामल वेरा मुझसे बदला अवश्य लेंगे। उनकी अतृप्त आत्मा किसी न किसी रूप में अपना प्रतिशोध अवश्य लेगी, क्योंकि उनके मृत शरीर को चलते हुए देखा था मैंने, जो कि मति भ्रम था। इसके आगे की कथा अगले अंक में यानी कि 15वें अंक में जारी रखूंगा। आपसे अभी अनुमति लूंगा। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, पेड़ लगाइए और सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।